गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को ठीक है नरेशन ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में नरेशन आप लोग को बतलाएंगे। ठीक है, नरेशन ग्रामर में जब पूर्णतः लोग को वॉइस और टेंस ये जो दोनों होते हैं, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है लोगों को। उसके बाद पढ़ने पर समझ गए ना, अच्छा से समझ में आता है। लेकिन अपने पास सिस्टम में गड़बड़ी थी, सिस्टम अपने पास अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से आप लोग को ऑफलाइन क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत पूरा पढ़ा करके आप लोग को पर्सन, टेंस, वॉइस ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही होगा। एडवांस लेवल अभी आप लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि क्लास 9th में ठीक है वैसे एडवांस लेवल भी पढ़ना है आप लोग को, लेकिन आप लोग को तो अभी ग्रामर क्या चीज़ होता है ये भी पता नहीं है। तो अगर अभी जो आप लोग को एडवांस लेवल पढ़ा दिया जाएगा तो माइंड बाउंस करेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग पढ़ेंगे जनरल रूल। नरेशन जो होता है, नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जनरल रूल और एक होता है स्पेशल रूल। जनरल रूल का मतलब होता है जो सब पर एक ही कंडीशन लागू होता है। ठीक है, और स्पेशल रूल होता है जो प्रत्येक सेंटेंस पर प्रत्येक प्रकार के अलग अलग कंडीशंस लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो उस नरेशन में कोशिश करेंगे हम आप लोग को, जो अगला वीडियो में जब अगला क्लास चलेगी तो अगला क्लास में से पहले आप लोग को जनरल रूल को हम बतला दें, जनरल रूल को समझा दें। जनरल रूल अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो जनरल रूल के अंतर्गत स्पेशल रूल पढ़ने में थोड़ा आसान होगा। वैसे आप लोग को सेंटेंस भी पढ़ा दिए हैं, जो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको ये पता है जो ये असर्टिव सेंटेंस है तो आपको आसान होगा। अगर आपको ये पता है जो कौन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखने से अगर आप पकड़ लेते हैं जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखने से आपको ये पता चल जाता है जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो नरेशन का स्पेशल रूल भी बनाने में आप लोग को परेशानी नहीं होगी। हाँ, रही बात जो नरेशन एक ऐसा चीज़ है, वैसे आपको बतला दें ग्रामर ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें अगर रूल रेगुलेशन जो है अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। नरेशन के लिए यानी ग्रामर के लिए रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि एग्जाम्पल के लिए कहते हैं जो वह जाता है तो कितना आदमी बना देता है, ठीक है, दैट इज गो, क्योंकि वह को अंग्रेजी वो जानता है जो दैट होता है लागल है, इसका मतलब इज होगा, जाना का गो होता है। लेकिन जो स्टूडेंट को कंडीशन पता है, जो जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, अगर वह वर्ब से रिलेटेड है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बच्चा जो पढ़े हुए है टेंस उसको सीधे माइंड जाता है जो वह जाता है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस का, उसके आधार पर वह क्विक बना देता है। लेकिन जो स्टूडेंट को ग्रामर में टेंस की जानकारी नहीं है, जो स्टूडेंट टेंस नहीं जानता है, वह यही बनाएगा, या तो वह बनाएगा दैट इज गो या बनाएगा ही इज गो। फाइनल है, क्योंकि टेंस क्या चीज़ होता है उसे नहीं मालूम है। तो आप लोग को आज जो हम नरेशन बतलाने के लिए जा रहे हैं, नरेशन को कई आदमी ठीक है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सही है, नरेशन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, नरेशन यानी कथन, नरेशन को हिंदी में हम लोग कथन कहते हैं। कथन मतलब कहना यानी बोलने का तरीका। हम लोग जो बोलते हैं, बोलने के तरीका जो होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। समझ गए? डायरेक्ट का मतलब होता है वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कह देना, और ये हो गया डायरेक्ट। वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में नहीं कह करके अपनी शब्दों में बना करके कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाले वर्ड है, झगड़ालू वर्ड है। नरेशन ऐसे समझिए, नरेशन झगड़ालू, ठीक है, वो है आपको चैप्टर। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी बातों को अगर जो हम बोल दिए, जैसे अभी आपके बीच में क्लास में हम कोई स्टूडेंट के बारे में कुछ बोल दिए जो कि अभी क्लास में नहीं है, तो जो बात हम बोले हैं ये तो जरूरी नहीं है जी ये बात आपके माइंड में लोड हो गया, ये तो जरूरी नहीं है ना, लेकिन इसका मेन टॉपिक आपके माइंड में लोड हो गया। अब इस चीज़ को उस स्टूडेंट के नज़दीक में जा करके आप किस लैंग्वेज में कह रहे हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना।
आपके डिपेंड के आधार पर अगर आप उस ढंग से कह रहे हैं तो सीरियस ले सकता है, और नहीं उस ढंग से कहेंगे तो वो नॉर्मली लैंग्वेज रह जाएगी। तो नरेशन यही चीज़ है, समझ गए। तो नरेशन में कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है जो आप लोग को देखना है, उस चीज़ को समझना है। देखिए, नरेशन में सबसे पहले आपको बतला दें, नरेशन या तो नरेशन लिखिए या डायरेक्ट स्पीच एंड इन डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, जो लिखेंगे चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग को लिखना हो नरेशन तो नरेशन लिख सकते हैं। अगर नरेशन के पर देखिए, लिखना अभी संभव नहीं लग रहा है, ठीक है, लिखना आप लोग को संभव नहीं लग रहा है। पहले ऐसे समझ लीजिए, लिखने में NARRATION, नरेशन। चलिए अब हम चलते हैं आप लोग को बतलाने के लिए। नरेशन लिख दिए, ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है, नरेशन। हाँ, नरेशन समझ लीजिए, नरेशन जो है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ग्रामर अगर देखिएगा तो नरेशन नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो कहीं पर अगर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच लिखा रहेगा तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसका पार्ट है? नरेशन का। अगर कहा जाए जो नरेशन क्या है कहेंगे, ठीक है, नरेशन का डिफिनेशन लेकर के चल रहे हैं। किसी के कथन को व्यक्त करने की विधि को, किसी के कथन को व्यक्त करने की विधि को नरेशन कहते हैं। देखिए, किसी के कथन मतलब बोली, आवाज़ को जो हम बोलते हैं उसको नरेशन कहते हैं, समझे। नरेशन बोलने की विधि है। अब मान लीजिए जो जैसे बोल दे, लेकिन कैसे बोलता है वह बोलने के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वह होता है आपको डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है आपको इन डायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच को अगर पूछा जाए हिंदी तो होता है प्रत्यक्ष कथन, और ये होता है अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। अगर आपसे पूछे जो डायरेक्ट स्पीच का हिंदी, तो डायरेक्ट स्पीच का हिंदी होता है आपको प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। अब प्रत्यक्ष कथन क्या है और अप्रत्यक्ष कथन क्या है, अब आप लोग को समझाते हैं। देखिए, ये हुआ नरेशन के दो प्रकार। नरेशन में एक जो होता है, ठीक है, वह होता है डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आप बात किया जाए तो डायरेक्ट स्पीच का, तो देखिए वक्ता के कथन को
वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए, वक्ता के कथन को, वक्ता मतलब कि स्पीकर यानी बोलने वाला, जो हम बोल दिए उसी शब्द को, उसी सेंटेंस को आप अब बोल दिए, फिर जो सेंटेंस अभी हम बोले, जैसे हम बोल रहे हैं मैं जाता हूं, अभी बोल दिए मैं जाता हूं, ठीक है, तो यह हो गया आपको डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? यह डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए नीचे से, डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमा के, डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमा वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर एग्जाम्पल के लिए दिया जाए तो आई से टू यू, ठीक है, यू आर माई स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे जो अगर हम लिखे आई से टू यू, यू आर माई स्टूडेंट, तो यह जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यह आपको डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच फिर से समझिए, वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। इन्वर्टेड कोमा क्या होता है? तो देखिए, ये ऐसे करके इन्वर्टेड कोमा दिया जाता है। और एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिए हैं, जो आई सेड टू यू कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर माई स्टूडेंट। ठीक है, यह सेंटेंस जो है यह आपको डायरेक्ट स्पीच का है। इसी में छोटा करके लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का, और आप लोग को इसका भी एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए, वक्ता के कथन को अपनी शब्दों में बनाकर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए, वक्ता के कथन को अपनी शब्दों में बनाकर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, यह इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं होता है। यह इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है और इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए इसी को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो आई टोल्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से यू, देखिए नियम के अनुसार से यू वेयर, आर वेयर में चेंज हो जाता है तो यू वेयर, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से यू वेयर माई स्टूडेंट। ठीक है, वैसे यू के साथ वाज लगना चाहिए, लेकिन होता क्या है, जो एम इज वाज में चेंज हो जाता है और आर वेयर में चेंज हो जाता है, इसलिए लगा करके बना दिए। तो ये हो गया आपको इनडायरेक्ट स्पीच।
अब देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना होता है, ठीक है। उसमें आपको बतलाते हैं क्या क्या है सो, ठीक है। देखिए नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है, उसमें प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, राम said I help you। देखिए यहाँ पर पहले ऐसे समझिए, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, ये जो है यह तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, और कह रहा है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में एक वाक्य रहता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में एक वाक्य यही है, तो इसमें प्रयुक्त वर्ब, तो इसमें प्रयुक्त वर्ब जो है यह है सेड। इस सेड को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखिएगा, जो नरेशन में तीन चीज चेंज जो होता है, तीन चीज जो मुख्य रूप से याद रखना है, वह है पहला रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट करना। तो रिपोर्ट कौन करता है? सेड। जो सेंटेंस प्रेजेंट में है कि सेंटेंस पास्ट में है, इस चीज को कौन इंडिकेट करता है? ये, ठीक है। यहाँ वाला वर्ब जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर सेड ही मिलेगा, से भी मिल सकता है, सेज भी मिल सकता है, जो कुछ मिले वो आपको तय करेगा जो सेंटेंस क्या है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब सब आदमी देख लिए। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो होगा वह होगा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वाक्य रहता है जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में एक वाक्य रहता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इसका ही said to me, comma inverted comma, he said to me, you are good student, good student। देखिए आपको लिखवाए जो रिपोर्टेड स्पीच में आपको लिखवाए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है यू आर गुड स्टूडेंट, तो यू आर गुड स्टूडेंट को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्ट करने वाले भाषा को रिपोर्टेड स्पीच करेंगे। तो क्या रिपोर्ट किया? ही सेड टू मी, यह क्या रिपोर्ट किया? जो यू आर गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छा विद्यार्थी हो, यह रिपोर्ट किया ना। तो यह आपको जो है यह सेंटेंस, यह आपको हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया? यह रिपोर्टेड स्पीच।
तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों चीज समझ में आ गया। इसमें दोनों में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं तीसरा जो है इसका, वह है आपको, ठीक है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। देखिए इसमें क्या करना है, सो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वाक्य रहता है, उसमें प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखिए यही सेंटेंस फिर से हम आप लोग के बीच में रिपीट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में वही सेंटेंस को यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गुड स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर समझिए, आपको लिखवाए जो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच, पहले तो 2 नंबर में आपको लिखवा दीजिए रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। तो ये था आपको यू आर गुड स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच था। तो यू आर गुड स्टूडेंट में वर्ब कौन है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देख रहे हैं आर, ये आपको वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्ट करना मतलब कि स्पीच जो रिपोर्ट कर रहा है उस रिपोर्ट में कैसा है वर्ब। तो अभी आपको जो ये आर है, इस आर को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। आपको बतला दें, नरेशन में रूल में अभी आप लोग को 3 चीज लिखवाए, एक लिखवाए रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा लिखवाए रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा लिखवाए वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये तीनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को आया समझ में? फिर से समझ लीजिए, सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं नरेशन में, एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बाहर वाले वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बाहर वाले वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और अंदर वाले वर्ब में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, ठीक है, नरेशन में मुख्य रूप से जो होगा वह जो नरेशन बनाने के 2 रूल होते हैं। देखिए नरेशन, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहीं से बनाने देखिए नरेशन बनाने के 2 नियम होते हैं। एक जो होता है वह होता है जेनरल रूल, ठीक है। 2 नंबर में होता है स्पेशल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए। अब देखिए नरेशन बनाने के 2 नियम होते हैं, एक होता है जनरल रूल, एक होता है स्पेशल रूल।
तो आपको पहले भी हम बोल दिए, जो जनरल रूल में जो हम लोग चलेंगे, ठीक है, जनरल रूल में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। जनरल रूल में केवल आपको 4 चीज़ चेंज होती है, 5 चीज़, ये चीज़ आप लोग को समझ लेना है। और स्पेशल रूल में थोड़ा ज़्यादा है। जनरल का मतलब क्या होता है? जो सभी के लिए हो, जो सामान्य हो, नहीं, जो सब पर लागू होता है, वह हुआ आपको जनरल रूल। और स्पेशल रूल का मतलब हुआ जो प्रत्येक सेंटेंस के लिए अलग अलग, जैसे जैसा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को उसके आधार पर अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग, ठीक है, स्पेशल रूल कहते हैं। तो देखिए जनरल रूल आज अभी हम लोग को पढ़ना है, जनरल रूल। ठीक है, वैसा रूल जो सभी प्रकार के सेंटेंसेज पर लागू होते हैं, सभी सेंटेंसेज पर समान रूप से, सभी सेंटेंसेज पर समान रूप से लागू होते हैं। जनरल रूल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जनरल रूल में लिखे वैसा रूल जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस पर समान रूप से लागू होते हैं, जनरल रूल कहलाते हैं। और यह, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से CHANG, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, चेंज ऑफ other parts of speech होते हैं। देखिए जनरल रूल के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, जो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, इतना चीज़ अगर आपको याद रहता है सभी स्टूडेंट को, ठीक है, तो आप लोग को जनरल रूल बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बातें अगर आपको आती है, जो भाई चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो हम आपको बारी बारी से वो चीज़ भी बतलाएंगे। बारी बारी से आपको ये चीज़ भी बतलाया जाएगा, जो चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये चीज़ भी आप लोग को हम बतलाएंगे। अब एक बार तत्काली जो बोर्ड पर लिखे हैं, क्योंकि पहली बार इतना बोर्ड पर आज लिखे हैं तो कहीं कहीं पर मिस होगी, तो इस चीज़ को याद दिलाने के लिए एक बार ओरली आप लोग समझ लीजिए। नरेशन किसी के कथन को कहने का एक माध्यम है, एक विधि है, जिस विधि के द्वारा हम किसी की बातों को किसी अदर पर्सन के बीच पहुंचाते हैं। तो वो जो बातें होती है उस बात को हम लोग दो ढंग से पहुंचाते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब हुआ डायरेक्ट स्पीच और अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। अब जानिए डायरेक्ट स्पीच, वक्ता मतलब क्या, स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या, बोलने वाला। स्पीकर से क्या निकलता है, आवाज निकलता है ना, तो बोलने वाला। वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और यह इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है। पहचानने में तो डायरेक्ट स्पीच कहीं से कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को। जहां देखेंगे इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है समझ जाएंगे जो क्या है बुआ, ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर आपको दिया हुआ है इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो क्या समझेंगे हम लोग, डायरेक्ट स्पीच में है।
अब जानना है इनडायरेक्ट स्पीच, वक्ता के कथन को अपनी शब्दों में बनाकर कहना, वक्ता के कथन को अपनी शब्दों में बनाकर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जानिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए, जो अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, और अगर इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है तो उसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए दो नियम है, एक है जनरल रूल और एक है स्पेशल रूल। जनरल रूल के अंतर्गत अभी हम लोग को पढ़ना है, और स्पेशल रूल के अंतर्गत फिर जब जनरल रूल पूरा क्लियर हो जाएगा तब हम लोग स्पेशल रूल पढ़ाएंगे। तो जनरल रूल जो है उसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ चेंज होता है। एक चेंज होता है आपको चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है पर्सन टेबल, ये भी हम आप लोग को अगला क्लास में बतलाएंगे। क्या है आपको हेल्पिंग वर्ब, ये भी आपको अगला क्लास में बतलाएंगे। वैसे आपको हम पढ़ाए थे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई वी, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, नेम इत्यादि आता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे अगला क्लास में बतलाएंगे। लेकिन एक और बाकी है आप लोग को इसमें बतलाना, जो कब से चेंज होता है, कब दैट का प्रयोग करना है, क्या कहाँ करना है, ये लिखवाएंगे। लेकिन ये अगला दिन हम आप लोग से मिलेंगे, ठीक है, कल के क्लास में। तो हम आप लोग को बतलाएंगे। कल का क्लास थोड़ा लॉन्ग जाएगा क्योंकि कल संडे है, आप लोग को मालूम है। जो संडे को हम बोले हुए थे, जो 10th को नहीं 9th को हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे, बोले थे ना। तो आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल के क्लास में, बाय।